नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की हम शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग बच्चों को मुफ्त शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी को मुफ्त रेवड़ी कहते हैं, वे देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार घोषित किया जाए और गिरफ्तार करके सजा दी जाए, जिन्होंने अमीरों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और मुफ्त पानी देने वाले देशों का जिक्र करते हुए कहा कि उन देशों में दोस्तों का कर्जा माफ नहीं किया गया, जनता को सुविधा दी गई। दिल्ली के सीएम ने देश में सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर बेरोजगार को भत्ता देने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं 130 करोड़ लोगों की ओर से सरकारों से मांग करता हूं कि देश में हर बच्चे के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है, यह फ्री की रेवड़ी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, सरकारें जो सुविधाएं देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, वो सुविधाएं वापस ली जाएं, वो सुविधाएं बंद की जाएं। उससे सरकारों को घाटा हो रहा है। इन्हें कोई कह रहा है ये फ्रीबीज हैं, कोई कह रहा है ये फ्री की रेवड़ी है। इस तरह के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है, सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है। आम लोगों को जो सुविधाएं देती है सरकारें, फ्री में देती हैं, वो सारी सुविधाएं बंद की जाएं। ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब देश भर में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, वो फ्री शिक्षा बंद की जाए। देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है। इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जब ये सुनते हैं तो दिल को बेहद तकलीफ होती है। वैसे तो 75 साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती। लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर। मुझे तो लगता है कि इस वक्त हमें एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि 75 साल में जो कमी रह गई उस कमी को अब हम सारे युद्ध स्तर पे मिलके पूरा करेंगे। हम सारे मिलके ऐसा प्लान बनाएंगे कि अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसा प्लान बनाना चाहिए था, तब 75वीं वर्षगांठ सही मायने। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। रेवड़ी कल्चर का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इससे एक बात तो साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि जो राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है इस देश में, अब वो धीरे धीरे तमाम राज्य की सरकारों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर वो जनता के हितों की अब बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जो फ्री जो रेवड़ी है, यानी कि जो फ्री कल्चर जो चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल ने भूगोल बजा दिया है और लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गिरने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंदर फ्री यानी कि जनता को सुविधाएं दी जाती है। उज्ज्वल योजना की बात करें, जिसके अंदर रसोई गैस की बात करें, वो फ्री दी जाती है। और चीजों की बात करें, वहां पर भी स्वास्थ्य के नाम पर भी केंद्र सरकार जो है वो वैक्सीन जो है कोरोना टाइम में उन्होंने फ्री दी थी। लगातार इस तरीके की जो फ्री की जो रेवड़ी की बात की जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधा था और दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब अपना बचाव करती हुई और केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें दिल्ली की सरकार की, तो दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि वो उन्होंने जनता के हितों के लिए काम किया है। अगर मंत्रियों की जो बिजली थोड़ी सी कम करके और जनता को तक पहुंचाई गई है तो उससे नुकसान क्या है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, अस्पतालों के अंदर पहले इलाज के लिए जाते थे तो कहीं ना कहीं उनको दवाइयां नहीं मिलती थी, बाहर से खरीदनी पड़ती थी। आज भी कहीं ना कहीं बड़े अस्पतालों के अंदर यही हालत है। मगर दिल्ली सरकार के
द्वारा जो कोशिशें की गई हैं, बड़े अस्पतालों में जाइए तो कहीं ना कहीं उनको दवाइयां भी मिलती हैं और यहाँ तक कि इलाज भी मिलता है, टेस्टिंग जो है वो फ्री मिलती है। स्कूलों की बात करें तो स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री एजुकेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो इसका बचाव करती हुई नजर आ रही है और जनता की जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको कहीं ना कहीं गिनाने की कोशिश की गई। मगर कहीं ना कहीं ये बात करें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं चुनाव आते नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम्म। अरविंद केजरीवाल और राज्यों के अंदर जा रहे हैं। वहां पर भी कहीं ना कहीं फ्री की जो स्कीम है वो बताई जा रही है कि दिल्ली के अंदर अगर 200 यूनिट दी जा रही है तो यहाँ पर आपको 300 यूनिट दी जाएगी, पानी फ्री दिया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो फ्री दी जाएगी, शिक्षा फ्री दी जाएगी। तमाम जो राज्यों के अंदर जाकर कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति की जा रही है। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की या फिर भाजपा की, तो भाजपा भी कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर भी काफी चीजें जो है वो फ्री दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो फ्री की रेवड़ी की बात की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति गर्माती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कह सकते हैं 75वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी, अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से कहीं ना कहीं जनता को संबोधित करेंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का इशारा था कि जो कमियां रह गई हैं 75 साल के अंदर उनको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए कहा जाए, ना कि ये कहा जाए कि फ्री की जो स्कीम दी जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। मगर यहाँ पर बात करें 10,000 करोड़ की जो मुफ्त कह सकते हैं मुफ्त दे दिया गया, यानी कि बिजनेसमैनों को कहीं ना कहीं फायदा देने की कोशिश की गई, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के ऊपर निशाना बोला है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने की है, जो चिंताएं हैं कि इस तरीके से लगातार सब कुछ फ्री, देखिए ये बात सही है कि जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, खासकर गरीब जनता को, लेकिन लगातार सब कुछ अगर मुफ्त में दे दिया जाएगा तो क्या राज्य सरकारों के राजस्व को हानि नहीं होगी? क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में बिजली कितनी महंगी रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अंत में दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड बिजली मुफ्त में देने की घोषणा करनी पड़ी। तो ये तमाम चीज़ें भी तो सामने आ रही हैं, तो नुकसान तो राजस्व को है ही ना, राजीव तिवारी। देखिए, बिल्कुल सही कहा, मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिजली के लिए आपको कहीं ना कहीं राइटिंग में देना होगा, जिनको बिजली चाहिए फ्री की जी। उनको कहीं ना कहीं आगे आना होगा। जब तक कि वेरिफिकेशन कराने के लिए बात की गई थी कि सब्सिडी कौन व्यक्ति छोड़ने जो के लिए है भी कहा वो गया बिजली था। फ्री। देखिए, बिल्कुल सही कहा, मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। दिल्ली जी। सरकार ने एक चीज और कही थी, ये कहा था कि जो मंत्रियों को फ्री बिजली दी जाती है, फ्री पानी दिया जाता है, फ्री बिल्कुल। सुविधाएं दी जाती है, उसमें से कटौती कर कर जनता को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है, कहीं ना कहीं जब उनको वोट दिया जाता है नेताओं को या फिर सरकारों को, तो कहीं ना कहीं जब चुन के लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है उनको भी सुविधाएं मिले। मगर जब सुविधाएं देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं रेवड़ी की बात करें, इस तरीके के जो कमेंट दिए जाते हैं वो गलत है। मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, दिल्ली सरकार हो या फिर और राज्यों की सरकारें हो या फिर कहीं ना कहीं जनता हो, जनता कहीं ना कहीं ये चाहती है अगर अस्पताल में जाते हैं तो उनको बेहतर सुविधाएं मिले। और जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अपना इलाज करा सके। मगर अस्पतालों के अंदर जाइए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में तो बड़े पैसे देने पड़ते हैं ज्यादा इलाज कराने के लिए, मगर सरकारी अस्पतालों में थोड़े से पैसों में ही कहीं ना कहीं गरीबों का इलाज हो जाता है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि जी अगर अस्पतालों के अंदर फ्री सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी तो फिर गरीब जनता को इलाज नहीं मिल पाएगा, और यही चीज केंद्र सरकार चाहती है। मगर कहीं ना कहीं यही चीज दोनों सरकारों को समझना होगा कि जनता के लिए क्या हित में है और जनता के लिए क्या सुविधाएं देनी होंगी, ये तय करना होगा। मगर यहाँ तक जो केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से फ्री की रेवड़ी का इस्तेमाल किया गया, यानी शब्दों जी का जी। इस्तेमाल किया गया, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ ये कहना चाहिए था कि जो लोग सक्षम है उनके लिए बेहतर इलाज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए टेस्ट के लिए प्रक्रिया, जो गरीब है उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से फ्री की स्कीम को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं जनता को भी निराशा हो रही है और राज्य सरकारों भी, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार कुछ हद तक फ्री की स्कीम दे सकती है तो और राज्य ठीक सरकारें है। भी दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो नेताओं की जो सुविधाएं हैं जी जी। उनमें से अगर कम करके दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए हित में है। मगर जनता भी चाहती है कि जब नेताओं को वोट दिया जाता है तो वो उनके लिए काम करें, ना कि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। जी शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर का बचाव करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को गद्दार घोषित कर देना चाहिए जो गरीब जनता को दी गई सुविधाओं को रेवड़ी कहते हैं।
बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। पंजाब भवन में कच्चे मुलाजिमों के साथ सब कमेटी की बैठक 3 बजे पंजाब भवन में रखी गई है। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए लगातार पंजाब सरकार प्रयास कर रही है, जिसके चलते सब कमेटी के साथ कच्चे मुलाजिमों की मीटिंग लगातार हो रही है। इन मीटिंग के जरिए कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने में जो कुछ भी कानूनी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। बैठक में अन्य विभागों से मिलने वाले कच्चे मुलाजिमों के डाटा को भी एकत्रित कर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की जाने वाली फाइनल रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया गया है, ताकि मुलाजिमों को पक्का करने की दिशा में काम इसी तरीके से चलता रहे। तो आज पंजाब भवन में कच्चे मुलाजिमों के साथ सब कमेटी की बैठक 3 बजे पंजाब भवन में रखी गई है। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए लगातार पंजाब सरकार प्रयास कर रही है, जिसके चलते सब कमेटी के साथ कच्चे मुलाजिमों की मीटिंग लगातार हो रही है। इन मीटिंग्स के जरिए कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने में जो कुछ भी कानूनी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। बैठक में अन्य विभागों से मिलने वाले कच्चे मुलाजिमों के डाटा को एकत्रित कर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की जाने वाली फाइनल रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया गया है, ताकि मुलाजिमों को पक्का करने की दिशा में जो कार्य चल रहा है वो अनवरत इसी तरह से चलता रहे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज एक बार फिर से पंजाब भवन में सब कमेटी की बैठक होनी है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले भी सीधे तौर पे बात करें कि सब कमेटी की लगातार कच्चे मुलाजिमों के साथ मीटिंग हो रही है, उन्हें पक्का करने की, उन्हें रेगुलाइज करने के लिए। आपको पहले ही बता दें जैसे कि बजट में उनको पक्का करने के लिए बजट एलोकेशन कर दी गई है, पर अब जो फाइनल मेन मुद्दा रह गया है कि इनको जब रेगुलाइज किया जाएगा तो उनकी लीगल पहलू में कोई दिक्कत ना आए। तो लगातार अगर हम कहें कि कच्चे मुलाजिमों के साथ सब कमेटी की मीटिंग हो रही है। सब कमेटी में अगर हम कहें कि एक तरफ हरजोत बैंस है, खुद हरपाल चीमा और मीत हैरत, और उनके कैबिनेट रैंक के 3 मेंबर्स इसमें हैं, और सब मिलके लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि जब कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाएगा तो किसी तरह की लीगल अड़चन ना आए, क्योंकि ऐसे कई बार हो चुका है जब कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया गया है पर लीगल पहलू के चलते उन्हें फिर फाइनली रेगुलाइज नहीं किया जा रहा। तो इन सभी चीजों को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। कितना पे स्केल बढ़ेगा, कितना पे स्केल होगा, उन सभी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि लगातार मीटिंग हो रही है कच्चे मुलाजिमों के साथ। और आज 3 बजे पंजाब भवन में दोबारा से मीटिंग बुलाई गई है और इसको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या जी। कितने मुलाजिमों को पक्का होना है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और किनको क्या छूट या क्या सुविधाएं दी जानी है। जी अमित, जब इन कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की कवायद सरकार कर रही है, तो क्या सरकार की तरफ से विभागवार रिपोर्ट तैयार की गई है? और अगर विभागवार रिपोर्ट तैयार हुई है तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा की गई तैयार? देखिए, सभी विभागों से डाटा मांगा गया है। अगर हम कहें कि कोई मेन रिपोर्ट सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा के पास जा रही है। से डिटेल्स मांगी गई है कि आपके डिपार्टमेंट में कौन से कच्चे मुलाजिम कितने टाइम से काम कर रहे हैं और जिन्हें पक्का किया जा सकता है। और ये रिकॉर्ड डिमांड है कि लगातार कितने मुलाजिमों का एज फैक्टर रहने वाला है। एज फैक्टर से ज्यादा कहेंगे जो टेन्योर रहा है, कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 3 साल से या उससे भी कम है। तो उन सभी चीजों को लेकर डिस्कशंस हो रही है कि जो किस फैक्टर को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर हम सरकारी आंकड़ों में देखते हैं या सरकार की बात करते हैं तो सेंट्रल रूल्स के तहत 10 साल से जो कच्चे मुलाजिम है उनको ही रेगुलाइज किया जा रहा है। पर कई बार सरकार अपने हिसाब से पेशेंस देखकर बाकी सभी मुलाजिम जिनका टेन्योर 10 साल से कम होता है, जो 5 साल में भी आते हैं, 6 साल में आते हैं या तक 3 साल में भी आते हैं, उनको भी पक्का कर देती है। पर वो होता है कि सरकार ने अपने लेवल पे जो कंसेशन देना होता है। तो यही सवाल है, इसी चीज को लेकर डिस्कस की जा रही है कि क्या कंसेशन रखना है, क्या 10 साल का ही मार्क रखना है या फिर उसके कम को सिलेक्ट करना है। तो इन सभी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि मीटिंग लगातार चल रही है, जहाँ पे सरकार 10 साल के लिए पहले ही रेडी है। पर जो कच्चे मुलाजिम उनकी डिमांड है कि हमारे साथ ऐसे कई भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ प्रोटेस्ट किया जो 5 साल 4 साल के टेन्योर में है, तो वो चाहते हैं कि उन सबको भी उनके साथ ही रेगुलाइज किया जाए। बिल्कुल। अगर अब हम पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बात कर लें अमित, तो ये देखने में आ रहा है कि लगातार सरकार हर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है। किसानों की समस्या हो, कच्चे मुलाजिमों की समस्या हो, प्रयास सरकार की तरफ से लगातार जारी है। यानी कि अब तक का अगर कार्यकाल हम माने तो क्या बेहतरीन चल रहा है? जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर पा रही है मान सरकार और सफल हो रही है उसमें?
हाँ जी, पहले से बिल्कुल देखिए, अगर हम क्या है कि सरकार अपने एंड पे जितना पॉसिबल है उतना लोगों की दिक्कत परेशानी हल करने में, किसानों की बात कर लेते हैं, किसानों की जो बकाया राशि है, सबसे लेटेस्ट हम गन्ने किसानों की बात करते हैं, उनकी बकाया राशि एक एक करके प्रोमिसेस है वो पूरे किए जा रहे हैं। पर असली सवाल अब यहाँ पे आता है कच्चे मुलाजिमों के। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की सबसे पहली अनाउंसमेंट या फिर हम कहें कि सबसे पहला कदम पंजाब सरकार की तरफ से इन्हीं को लेकर दिया गया था। अगर हम कहें कि बजट एलोकेशन हो गई है, मतलब हम कह सकते हैं ग्राउंड वर्क ऑलरेडी तैयार है। बस अब मेन से कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना। तो इस चीज को पूरी तरह से जोर-शोर से अगर हम कहें कि बार-बार पंजाब सरकार जी। देखिए, रेगुलर सब कमेटी की मीटिंग हो रही है, हर दूसरे तीसरे दिन सब कमेटी की मीटिंग रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द कच्चे मुलाजिम पक्का किया जा सके, क्योंकि एक मेजर वादा है कच्चे मुलाजिम पक्का करना पंजाब सरकार का, और वही पूरा करने पंजाब सरकार लगी हुई है। ठीक है, अब कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब उन्हें सुविधाएं भी अलग मिलेंगी, उनके लिए योजनाएं भी अलग रहेंगी, तो सीधा सीधा इसका असर सरकार के राजस्व पर ही पड़ेगा। अमित, तो क्या सरकार के पास पहले से कोई प्लान तैयार है कि किस तरीके से अब पंजाब के राजस्व को बढ़ाया जाए? देखिए, राजस्व को बढ़ाने की हम बात करें तो एक अलग मैटर, वो लगातार उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हम कहें कि जब कच्चे मुलाजिम पक्का किया जाएगा, उनके लिए जो पैसे लगेंगे, जो अगर हम कहें कि पंजाब सरकार की खर्च जो बढ़ेगा, उसके लिए ऑलरेडी बजट में एलोकेशन कर दी गई है। तो हम कह सकते हैं पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से पहले ही पैसे जुटा रखे हैं, पैसे ही साइडलाइन कर रखे हैं कि अगर कच्चे मुलाजिम अगर या फिर हम कहें कि जब कच्चे मुलाजिम पक्का होंगे, जब इनका पे स्केल बढ़ेगा, जब इनकी सुविधाओं का जो भत्ते ऐड ऑन होंगे, तो उन सब चीजों के लिए हमारे पास पैसे हैं ताकि जो हमने ठीक वादा है। किया है कच्चे मुलाजिम पक्का करने का, तो उनको किसी तरह की अड़चन ना आए, उनकी सैलरी कोई डिले ना हो, उनको जो भत्ते देने हैं उनमें कोई किसी तरह का डिले ना आए। जी। शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज सब कमेटी की बैठक 3 बजे पंजाब भवन में रखी गई है। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए लगातार पंजाब सरकार प्रयास कर रही है, जिसके चलते कमेटी के साथ कच्चे मुलाजिमों की मीटिंग लगातार हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी मुंबई की खबर की ओर। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार को होगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। शिवसेना विधायक शिंदे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इससे पहले शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। शपथ ग्रहण के बाद से ही शिंदे और फडणवीस 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के तौर पर काम कर रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद से ही शिंदे और फडणवीस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इस बीच बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को ये जानकारी दी कि मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को मुंबई में होगा। इसके बारे में कोई और अधिक जानकारी नहीं दे सकता और ना ही ये बता पाऊंगा कि मंत्रिमंडल में होगा कौन। सूत्रों ने रविवार को कहा था कि मुख्यमंत्री शिंदे इस सप्ताह कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास महत्वपूर्ण गृह विभाग रहने की उम्मीद है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज आखिरकार महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सत्यप्रकाश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार को होगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। शिवसेना विधायक शिंदे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इससे पहले शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। शपथ ग्रहण के बाद से ही शिंदे और फडणवीस 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के तौर पर काम कर रहे थे।
और एक बार फिर से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज ये संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं कि आखिरकार बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो जाएगा। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए लगभग 40 दिनों बाद महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार होने वाला है, क्योंकि राजभवन में जिस तरह से तैयारियां की गई है, ऐसे में अंदेशा है कि आज जरूर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि राजभवन में इसके पहले 30 जून को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। तो जाहिर तौर पर काफी लंबे इंतजार के बाद यह जो है मौका आया है, और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक सामने बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में 17 से 23 अगस्त तक जो है मानसून सत्र का जो है विधानमंडल चलने वाला है। ऐसे में मंत्रियों की होना बेहद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के लिए एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर फैसला आना है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, दिल्ली से तमाम बड़े नेताओं द्वारा यह फैसला किया गया है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि लगातार ये विपक्ष आरोप लगा रहा था कि करीब 40 दिन होने के बाद भी एकनाथ शिंदे सरकार में तमाम मंत्रियों का विस्तार क्यों नहीं हो रहा। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, राज्य में काम नहीं हो पा रहे थे। उसको लेकर कल एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया था कि राज्य में सभी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। किसी भी काम को लेकर अगर कोई मंथन करना होता है तो देवेंद्र फडणवीस जी और वह खुद जो है मौके पर फैसला लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की बात कही। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है सत्य प्रकाश कि मंत्रिमंडल विस्तार में अड़चनें तो इसलिए आई क्योंकि दोनों ही गुटों में सहमति नहीं बन पा रही थी, और अभी भी ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि किस गुट से कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। यानी कि विवाद की स्थिति तो शुरू से ही है। सत्य प्रकाश। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है कि 15 मंत्रियों को जो है आज शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें 8 जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होंगे, जबकि 7 जो है एकनाथ शिंदे गुट से होंगे, जो बागी विधायक रहेंगे, और उसके बाद निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है। इस तरह की तैयारी एकनाथ शिंदे खेमे से मिल रही है, लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे के सबसे नजदीकी दीपक केसरकर के अलावा गुलाब पाटिल के अलावा तमाम जो शिवसेना के बागी विधायक हो, चाहे वो फिर शिवसेना के बागी पिता प्रताप सरनाईक को, तो इन तमाम लोगों को जो है मौका दिया जा सकता है। वहीं बीजेपी की तरफ से बड़े जो नेता है, चंद्रकांत दादा पाटिल हो या फिर सुधीर मुंगटीवार हो या फिर गिरीश महाजन हो, ऐसे लोगों को जो है मौका देने की बात कही जा रही है। लेकिन तमाम जो आपने बोला कि लगातार जो नाराजगी है वो आज भी नाराजगी है, क्योंकि कल जिस तरह से दीपक केसरकर का बयान आया था कि नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने क्या कुछ उन्हें कहा था, ड्राइवर तक की नौकरी देने की बात कही थी। तो ये साफ जाहिर होता है कि नाराजगी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सरकार की मजबूरी है कि मंत्रिमंडल का अगर विस्तार नहीं होगा तो आगे सरकार कैसे काम करेगी। सरकार के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी है। जी, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी, और जानकारी मिल रही है कि आज 15 मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी। इनमें से 8 बीजेपी के कोटे से होंगे और 7 शिंदे गुट से होंगे। राजधानी लखनऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा की ओमेक्स सिटी सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर करने के लिए सोमवार को कोर्ट में आवेदन दिया है। श्रीकांत त्यागी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। इसके बाद नोएडा पुलिस ने उसके खिलाफ इनाम घोषित कर दिया था। सूत्रों के अनुसार त्यागी 10 अगस्त यानी कि आज सरेंडर कर सकता है। हालांकि सोमवार को भी कोर्ट के चारों तरफ पुलिस जांच में लगी हुई है। कोर्ट में सभी आने वालों की जांच की जा रही है। इससे पहले ओमेक्स सोसाइटी में घुसकर उपद्रव मचाने वाले त्यागी के 15 गुर्गों में से 6 को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्रीकांत त्यागी के मामले में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी कहा है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से ले रही है और श्रीकांत त्यागी को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि कोई सदस्य वह
नहीं थे, जितनी मेरी जानकारी है। वो कहीं पर भी कोई सदस्य नहीं है पार्टी के। और वैसे भी फिर भी एक तो ये बात हो गई कि वो सदस्य ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए, पार्टी हमारी बिल्कुल इस संकल्प के साथ कि जो सही है वो होगा, जो गलत होने नहीं देंगे, और जो सही है वही होगा, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े होगा। कानून व्यवस्था की जो सिचुएशन है उसके साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग बढ़े हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, एक तो यह व्यक्ति सदस्य था नहीं, दूसरा कोई हो ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इन जनरल भी मैं इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई बचा नहीं सकता उसे। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं और उनकी बात आ रही जी, है कि वो बिल्कुल। कोर्ट में सरेंडर करेंगे तो हाँ, ये बातें भी आ रही हैं। अब वो देख रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम तो लगातार सर्च करने का वो कर रही है, और उसका रिजल्ट भी मुझे लगता है किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण वो हम लोगों के सामने आएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे श्रीकांत त्यागी के मसले पर। अभी क्या कुछ नई अपडेट मिल रही है? हालांकि जानकारी ये भी है कि एसटीएफ को रवाना किया गया है श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए। जी, मैं बता दूं, जैसे कि लगभग 4-5 दिन से यह मामला सिनोरा में चल रहा है और कल बड़ा बयान सामने आया। किसान नेता कैद का हमने फोन पर उनसे बात भी की थी। उनका कहना है कि यह भाजपा का ही नेता है और किसी आरएसएस के नेता के कमरे में दुबका हुआ होगा। भाजपा को सब पता है, भाजपा करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके परिवार वाले निर्दोष, उनके बच्चे पढ़ाई करें, उनको पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जैसे यह नेता गालीबाज नेता, इसके बड़े बड़े पोस्टर भी लगते थे भाजपा के, लेकिन सोसाइटी की महिला में बड़ा क्रोध था। उसी को देखते हुए गाजियाबाद न्योरा में जो महिला है एनजीओ चला रही है, कई भी और महिला संगठन किए गए श्रीकांत त्यागी के खिलाफ हो गई है। और उनका कहना है कि पुलिस की नाकामियों जो अभी तक नहीं पकड़ा गया ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, गंदी भ्रष्टा से गालियां देता है, इसको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे कि भाजपा के नेता आप बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द श्रीकांत की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस इसके लिए लगी हुई है और कई और भी स्टेट की पुलिस भी लगी हुई है, पूरे जिलों की पुलिस लगी है। कल हमने जब देखा कि गाजियाबाद की पुलिस भी इसको ढूंढ रही थी, यहाँ पे जब गाजियाबाद के एसएसपी के बात हुई तो उनका कहना है कि यह मोदी नगर का रहने वाला है। इसने मोदी नगर में भी मोदी शुगर मिल की कोठी को कब्जाया हुआ था। वहाँ पे इनने भाजपा का कार्यालय बनाया हुआ। इसकी गुंडाई हर जगह से अब देखने को मिल रही है, सामने आ रही है। इसके खिलाफ जो लोग है वो निकल के आ रहे हैं और जल्द से जल्द की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने यह कल मैसेज दे दिया कि विकास प्राधिकरण ने इसके जो फ्लैट अवैध कब्जा किया हुआ था, अवैध तरीके से जमीन को कब्जा हुआ था, उसको ध्वस्त कर दिया है। और इसकी नोएडा में दुकानें भी थी जो बताई जाती है कि वहाँ पे भी इन्हें गुंडागर्दी से कब्जाई की हुई थी, उसको भी पुलिस प्रशासन के और प्राधिकरण की मदद से तोड़ा गया है। जी प्रवीण, बड़ी बात यह है कि अब तक 6 मामले इसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। इस केस के अलावा भी क्या उन 6 मामलों में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? इतने सारे जो अपराध इसके अब निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे पहले कार्रवाई ना होना क्या दर्शा रहा है? क्या वाकई में स्थानीय नेताओं का इसको संरक्षण मिला हुआ था? जी बिल्कुल, कल भी आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय नेता के साथ साथ इसको उत्तर प्रदेश में जो मंत्री है भाजपा सरकार में है, उनका भी संरक्षण मिला हुआ था। और इसके पीछे एक आगे एक पीछे गाड़ी चलती थी, उसमें पुलिस वाले रहते थे। सबसे बड़ा सवाल कि यह ना तो कोई एमएलए है ना एमपी है, इतनी बड़ी सुरक्षा कैसे दी? इसी का भोकाल बनाता था वह और अपनी कहीं पे भी गुंडागर्दी करने को मजबूर होता था। इसके बारे में अभी तक आपने जैसे कहा कि 6 मुकदमे दर्ज होगी, इसके खिलाफ अभी जब पुलिस छानबीन कर रही है, दर्जनों मुकदमे मिलेंगे और मार कुटाई के और कब्जाने के तो दर्जनों से ज्यादा मुकदमे मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग सामने आने से अभी भी डर रहे हैं, लेकिन उनको भी सामने आना चाहिए ताकि एक समाज में माहौल जाए। इस गालीबाज नेता के खिलाफ सरकार को चाहिए कि कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे कि भाजपा के नेता अब खुल के सामने आ रहे हैं कि पहले तो वह कहते थे कि ये भाजपा का नेता नहीं है, लेकिन जब उसकी फोटो के साथ वायरल हुई तो उन्होंने कहा कि नेता भी होगा तो हम इस पे कार्रवाई कराएंगे।
अब देखने वाली ये बात है कि इस पर कब कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष कांग्रेस हो चाहे सपा हो, इसको घेरने की, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, महिलाओं में बड़ा ही आक्रोश है, वह रोज इसके खिलाफ माहौल यहाँ पे बना रही है। पुलिस के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं सोसाइटी में। सोसाइटी की जो पूरे कॉलोनी के लोग हैं वह भी उनकी एक ही मांग है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए। आपने ये भी तो जानकारी मिल रही है प्रवीण कि 10 अगस्त को वो सरेंडर कर सकता है, क्योंकि आवेदन तो उसने सरेंडर का दिया ही हुआ है। जी आपको बता दूं, मैं कल नेवड़ा में भी किया था, लेकिन गाजियाबाद कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाली थी। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरेंडर कर सकता है, लेकिन जब सरेंडर करेगा वह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है, उसी की नाराजगी यहाँ पे देखने को मिल रही है, सरकार को भी भारी पड़ रही है। जी शुक्रिया प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है नोएडा की ओमेक्स सिटी सोसाइटी का है, जहां महिला से अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर करने के लिए सोमवार को कोर्ट में आवेदन दिया। सूत्रों के अनुसार 10 अगस्त को वो सरेंडर कर सकता है। हालांकि इसी बीच एसटीएफ को भी रवाना किया गया है इसकी गिरफ्तारी के लिए। और ये बात साफ तौर पर सरकार ने कह दी है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह का व्यवहार करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं राजधानी शिमला की खबर की ओर। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले मंगलवार यानी कि आज विधानसभा परिसर में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक 11 बजे से शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार दोनों दलों सहित माकपा के इकलौते विधायक राकेश सिंघा से 4 दिन तक सदन के सुचारू संचालन की अपील करेंगे। बैठक में बीजेपी विधायक दल की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज भाग लेंगे, जबकि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री शामिल होंगे। बैठक के बाद शाम को दोनों ही दल अपने अपने विधायक दल की बैठक बुलाएंगे। बैठक में जहां बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के तीखे हमलों से बचने की रणनीति तैयार करेगी, वहीं कांग्रेस सदन में 4 दिन किस तरह से बीजेपी को सरकार को बैकफुट पर लाने की रणनीति बनाई जाए, इस पर विचार विमर्श करेगी। वहीं ये पूरी संभावना है कि कांग्रेस सदन में पुलिस भर्ती, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, तो वहीं बीजेपी अपने अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों भरे सफर का बखान करेगी। मानसून सत्र 10 तारीख का 11 बजे से शुरू हो रहा है और ये 13 तारीख तक चलेगा। इसमें 4 कुल सिटिंग्स रहेंगी। 11 तारीख को गैर सरकारी कार्य दिवस है और ये मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के सत्र की तैयारियों के लिए, जहां पर आज 3 बजे मैंने प्रशासन के साथ बैठक रखी हुई है, तारांकित और अतारांकित जितने प्रश्न यहाँ पर आए हैं वो हमने उसकी सूचनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दी है। जितने नोटिस आए हैं उनकी जानकारियां हमने हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तावित कर दी है। जहां तक मॉन्की पॉक्स और कोरोना संक्रमण की बात है, अक्सर हम देख रहे हैं कि ये मामले खास करके कोरोना के संक्रमण के प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इसलिए इस विधानसभा परिसर में जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहां पर सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। हम सभी मास्क लगा करके रखें, इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं। हम परिसर में झुंड ना बनाएं, ये निवेदन कर रहे हैं। और एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस पूरे विधानसभा के, चाहे वो अंदर है चाहे हमारा अंदर का हॉल है, उसको भी हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये मैं कहना। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है मानसून सत्र के शुरू होने से पहले। जी बिल्कुल पल्लवी, आज अभी 11 बजे जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें विपिन सिंह परमार जिसकी अध्यक्षता करेंगे। और उनका कहना था कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी इसमें दोनों दलों से अपील की जाएगी, खासतौर पर विपक्ष से अपील की जाएगी कि अंतिम सेशन है सरकार का, इसको शांति से चलने दे, अपनी बातें रखें
सार्थक चर्चा सदन में विपक्ष लेकर आए, और जो है बेकार की और बिना बात की बहसबाजी से विपक्ष को बचना चाहिए। तो ऐसे में जो है भाजपा की तरफ से जो है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज इसमें सत्तारूढ़ दल की तरफ से भाग लेंगे, जबकि मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लेंगे, और माकपा के जो इकलौते विधायक है राकेश सिंह का वो इसमें भाग लेंगे। तो ऐसे में जो विपिन सिंह परमार है वो एक परंपरा निभाएंगे कि दोनों दलों से अपील करेंगे, सभी से अपील करेंगे कि 4 दिन जो शांतिपूर्वक सदन को चलने दिया जाए। लेकिन अगर आपको बताएं, अभी शाम को जो दोनों ही दलों की जो भाजपा विधायक दल और कांग्रेस विधायक दल है, दोनों एक अहम जो बैठक है वो करेंगे ठीक मॉनसून सेशन से एक शाम पहले, और दोनों ही जो है अपनी अपनी रणनीति उसमें तैयार करेंगे। कांग्रेस जो है वो आक्रामक रुख अपनाने की नीति तैयार करेगी, क्योंकि उन्हें पहले से हाईकमान की तरफ से भी ये आदेश है कि जो सरकार है उसके खिलाफ जो है काफी आक्रामक रुख अपनाया जाए। इसी क्रम में जो कांग्रेस है वो हमलावर रहेगी सदन में, और जो दूसरी तरफ सरकार है वो विपक्ष के हमलों का तो जवाब देगी, लेकिन साथ ही जो अब तक की अपनी उपलब्धियों भरा सफर है उसको वहां पे रखेगी, क्योंकि ये सरकार का अंतिम मॉनसून सेशन है। तो ऐसे में जो सरकार है वो चाहेगी कि ये जो 4 दिन है इसमें अहम जो चर्चाएं हैं वो हो जाएं, क्योंकि जो वीरवार का दिन है वो गैर सरकारी सदस्य के तौर पे रखा गया है। तो उसमें जो विधायक है उनसे खास तौर पर अपील की जाती है कि अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा वो मसले वहां पे रखें, ताकि जो सदन के ध्यान में आए और जो सरकार है उस पर वो कार्रवाई कर सके। अगर हम बात मानसून सत्र के दौरान रखे जाने वाले प्रस्तावों के बारे में करें, तो इस बार ऐसे कौन से महत्वपूर्ण विधेयक या प्रस्ताव हैं जो सरकार लेकर आने वाली है? जी देखिए, ये अंतिम सेशन है, तो अभी तक इसमें कोई भी विधेयक या कोई भी महत्वपूर्ण बिल नहीं लाया गया है। बताया गया कि बजट सेशन में वो सारे पास कर दिए गए थे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं और बिल हैं वो खासतौर पे बजट सेशन में पेश किए जाते हैं। तो ये जो अगली सरकार जब आएगी वो उसी में पेश किए जाएंगे। अभी जो मॉनसून सेशन है इसमें केवल जो है प्रश्न लिए जा रहे हैं, चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि एक दिन जो है गैर सरकारी सदस्य का है, तो उसमें खास तौर पे पूरा दिन जो है वो चर्चाएं रहेंगी। वो जो विधायक है अलग अलग क्षेत्रों की वो अपनी अपनी समस्याएं बताएंगी, चाहे वो सड़क का है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और मॉनसून सेशन में जो नुकसान हिमाचल को हुआ है उससे उनके जो विधानसभा क्षेत्र कितना प्रभावित हुआ है, ये सब जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में इस बार रखे जाएंगे। जी बिल्कुल टीना जी, और अगर हम विपक्ष की बात करें तो इस बार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाने हैं और भारी हंगामा होने के आसार हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद काफी कम है कि जो 4 दिन है वो शांतिपूर्वक सेशन चलेगा, क्योंकि जो विपक्ष है वो पहले ही रणनीति तैयार कर चुका है कि जो पुलिस भर्ती लीक मामला है, अग्निवीर है योजना है, या महंगाई अभी बहुत चरम पे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी हिमाचल में एक बड़ा है, और कांग्रेस इसको लेकर बेरोजगार संघर्ष यात्रा भी निकाल रही है हिमाचल में। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो लगातार जो सरकार है उस पर जो ये खास तौर पे जो पुलिस भर्ती लीक मामला है उस पर खास तौर पे आक्रामक रहेगी, और इसी क्रम में जो है 12 अगस्त को विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस करने जा रही है। तो कांग्रेस ने पहले ही जो रणनीति है वो तैयार कर रखी है कि जैसे ही वो सदन में जाएंगे वैसे ही जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर आक्रामक रुख वो अपनाएगी, क्योंकि पुलिस भर्ती लीक मामला एक बड़ा मामला बन चुका था, बेरोजगारी इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो खामोशी से अपनी बात नहीं रखेगा, आक्रामक रुख वो सदन में अपनाएगा। पुलिस भर्ती पेपर लीक के मसले पर तो जाहिर सी बात है कि हंगामा होगा ही, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई की बात करें तो कितनी कार्रवाई हो चुकी है और जितनी कार्रवाई हुई है क्या वो संतोषजनक है? जी देखिए, जब ये मामले ने तूल पकड़ा था तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद पत्रकार वार्ता में कहा था कि अब ये जो जांच है क्योंकि पुलिस इसमें खुद ही विभाग है और खुद ही जो जांच है वो नहीं कर सकती है, तो ऐसे में सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जाएगी। लेकिन आज तक वो जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग लगभग 190 से ऊपर की गिरफ्तारियां करके इस मामले को एक अंतिम दौर में पहुंचा चुका है, और उनका कहना है कि फाइल क्लोजिंग के दौर में है। लगभग जितने कल्प्रिट थे, जितने गुनाहगार थे, हम सबको पकड़ चुके हैं, चाहे वो बिहार से हम लेकर आए हैं, दिल्ली से लेकर आए हैं, अलग अलग जगहों से
10 राज्यों से जो लोग हैं वो उनको पकड़ा गया है, छत्तीसगढ़ से लोग लेकर आए हैं। तो ऐसे में पुलिस विभाग ये मान के चल चुका है कि वो इस जो मामले की जांच है वो पूरी कर चुका है। लेकिन विपक्ष इस मामले में ये कह रहा है कि सरकार ने झूठ बोला, क्योंकि सरकार को खुद पता है कि अपने अधिकारी इसमें संलिप्त हैं और अपने जो नेता इसमें संलिप्त हैं। तो ऐसे में पुलिस भर्ती लीक मामले में अपने अधिकारियों को और अपने नेताओं को बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सीबीआई को जांच नहीं सौंपी है। तो ऐसे में ये बड़ा मसला है, क्योंकि चार्जशीट में जो कांग्रेस है वो इस मसले को सबसे ऊपर लेकर आई है और उनका कहना है कि ये बेरोजगारों से एक भद्दा मजाक है, क्योंकि वो बार बार पेपर देना और बार बार इस तरह की जो लीक मामले हैं इससे जो है जो युवा है उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है। शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि शिमला में आज एक सर्वदलीय बैठक आयोजित होनी है, क्योंकि कल से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र है। तो ऐसे में आज विधानसभा परिसर में ही ये सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार इस बैठक के दौरान तमाम विपक्षी दलों से सदन को सुचारू रूप से संचालित करने की अपील करेंगे। बढ़ते हैं राजधानी रायपुर की खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को विश्व आदि दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विश्व आदि दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 9 अगस्त छत्तीसगढ़ सहित पूरे विश्व में आदिवासियों के लिए एक महापर्व है। जनजातीय बाहुल्य प्रदेश होने के कारण छत्तीसगढ़ को जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर विरासत में मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पित है। कोशिश है कि प्रकृति के करीब जीवन जीने वाली यहाँ की 31% आदिवासी जनता को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं और आगे बढ़ने के सभी साधन सुलभ हों। बघेल ने कहा कि जनजातियों के विकास और हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा सीएम ने ये भी जानकारी दी कि विश्व आदि दिवस पर कहां और कौन से कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाले हैं। अब 9 तारीख को तो विश्व आदिवासी दिवस के तहत मैं कल रायपुर में और बिलासपुर 2 जगह रहूँगा। फिर 10 तारीख को झारखंड मुझे बुला लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस 2 दिन का कार्यक्रम रखे हैं। तो उसमें 9 तारीख मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा 9 तारीख तो हमारी छत्तीसगढ़ में, 10 तारीख को फिर मैं रांची जाऊँगा, वहाँ कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होगा। 11 तारीख को राखी है, उसमें मैं स्थानीय अब देखता हूँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। मेरी कोशिश होगी कुछ जगह मैं उपस्थित हूँ, अपने क्षेत्र में जाऊँगा ही। भूपेश बघेल ने बताया कि जनजातियों के विकास और हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। विश्व आदि दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कौन से कार्यक्रमों में भाग लिया जाएगा? देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी सहित जिले मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनजातीय वर्ग के 20 हितग्राहियों को ट्रैक्टर ट्रॉली, 5 हितग्राहियों को गुड करियर और 2 हितग्राहियों को पैसेंजर व्हीकल, 23 को स्मॉल बिजनेस तथा 57 हितग्राहियों को आदिवासी स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण प्रदान किए जाने के साथ ही विशेष रूप से सुरक्षित जनजातियों के आवेदकों को शासकीय सेवाओं में नियुक्ति पत्र जो है वो आज प्रदान किया जाएगा। और आज प्रदेश में मैं पहले भी बता दी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम है। आज के अगर कार्यक्रम का जिक्र हम करें तो मुख्यमंत्री निवास सहित बहुत सारे जो जिले हैं वहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित होना है। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित है, एक कार्यक्रम मुख्य रूप से बिलासपुर में आयोजित है। तो बहुत से जगहों पर जिले स्तर पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित है। जी पल्लवी, बिल्कुल। अब सीएम बघेल ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी समाज के हित के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि ऐसे कौन से बड़े और महत्वपूर्ण फैसले रहे जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए रहे? देखिए, अगर आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लिए गए फैसलों की बात करें तो सबसे पहली तो जो चीज थी कि उनको वन क्षेत्र में पट्टे देने की जो बात थी उसको कहकर उसको जब सरकार बननी थी, जब घोषणा पत्र
भूपेश बघेल की सरकार आई तो कुछ दिनों के अंदर उस चीज को पूरा करते हुए जो वन पत्र है, पट्टे हैं उधर जमीन पर, उसको उनको प्रदान किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उनके देवी देवताओं के पूजन के जो स्थल है उसको लेकर, तो वहाँ पर भी उनको जगह देते हुए उनको उसके रख रखाव के लिए जो खर्च आता है, बनवाने के लिए जो खर्च आता है, उस पर सरकार ने अपना नियम को स्पष्ट करते हुए उसके लिए कड़े कदम उठाए और उनको वहाँ पर आरक्षित करते हुए कुछ धनराशि जो है वहाँ पर दिया गया है। तो वहीं पर 9 जो विशेष रूप से संरक्षित जनजाति है उसका उसके साथ की जो सरकार है वो तो अलग अलग कदम उठाई रही है। तो ये कुछ ऐसे जो काम है, जैसे अगर हम बात करें तो जनजातीय समूह को 600 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र जो है वो वितरित किए गए, जिसका लगभग 18,500 हेक्टेयर जो है वो भूमि है। तो वहीं सामुदायिक वन अधिकार की बात करें तो 1700 से अधिक पट्टे हैं, जिसका रकबा लगभग 14,000 हेक्टेयर है, वो बांटे गए हैं। तो 100 से अधिक समुदाय जो वन संसाधन वन अधिकार पत्र दिए गए हैं, 100 से अधिक इनको। तो ये जो है, ये तमाम तरह के जो कदम है वो प्रदेश सरकार द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। पिछले 3.5 वर्षों की बात करें तो 1879 देवगुड़ियों के निर्माण के लिए 22 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो इनको प्रदान की गई है। तो वहीं 94 होटल निर्माण के लिए 4 करोड़ 70 लाख से अधिक की धनराशि वो प्रदान की गई है। तो ये तमाम अहम कदम है। इनको अब नौकरी के लिए अगर हम बात करें, उनके देवी देवताओं के संरक्षण की बात करें, इनके जनजातीय समूह जो है छत्तीसगढ़ से अगर तेंदू पत्र एकत्रित कर रहे हैं तो उसके लिए बात कर लीजिए। तो ये सभी क्षेत्रों पे पैरेलली सरकार जो है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो काम कर रही है। स्वाति जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जो जेल में बंद हैं आदिवासी समाज के लोग, उनके मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति अब तक कितना काम कर चुकी है? क्या कुछ समीक्षा हुई है? क्या इस दिशा में भी सरकार उन्हें राहत देने की कोशिश कर रही है कि जेल से उन्हें बाहर निकाला जाए? ये नियत तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि अगर समिति बनाई गई है तो उनको जेल से बाहर निकालना भी है। तो अभी इस सिलसिले में कुछ अपडेट तो हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल इसमें सरकार की नीयत तो स्पष्ट रूप से दिख रही थी कि लोगों को बाहर निकालना है। इस पे जिनका निराधार जो चीजें चल रही है उसको करना है। तो इसी कड़ी में अगर हम देखेंगे तो सरकार ने नक्सल जो क्षेत्र है उस पे अपना कमांड बनाते हुए पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे नक्सली जो है उनको ढेर भी किया है, और कुछ जो नवयुवक थे जो उधर डाइवर्ट हो रहे थे नक्सल उसको भी रोका गया है। तो नक्सल क्षेत्रों में भी काम तो सरकार अभी कर रही है। शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को विश्व आदि दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और इस दौरान सीएम बघेल ने बताया कि राज्य सरकार ने कौन कौन से फैसले इन जनजातियों के विकास और हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजधानी देहरादून की खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित आईआईटी पार्क चौक पर तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी की मौजूदगी में इस तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन होगा। वहीं इस कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहेंगे। वहीं अन्य कई विधायकों सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का समय जो है सुबह 10:15 बजे का रखा गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित आईटी पार्क चौक पर तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी की मौजूदगी में इस तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन होना है। वहीं इस कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहेंगे। अन्य कई विधायकों सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का समय सुबह 10:15 बजे का रखा गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशराज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज आईटी पार्क में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना है। जी बिल्कुल, आगामी 13 सितंबर तिरंगा
शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा वहीं सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून के गांधी पार्क में अभी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रभात फेरी किया था, जिसका कई स्कूल बच्चे भी शामिल थे, कई अभिभावक, कई स्कूल के टीचर भी शामिल थे और प्रभात फेरी की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री IT पार्क तिरंगा समारोह का आयोजन किया गया, जिसका कार्यक्रम का समय सावधान पूर्व निर्धारित किया गया। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ साथ वहाँ पर तिरंगा यात्रा आयोजन में राजपूत विधायक शर्मा साहू भी सम्मिलित रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और भी शामिल करना है। जी यशराज, एक तो आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो एक बार फिर से हम फोन लाइन पैच करवा लेते हैं और तब तक हम आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित IT पार्क चौक पर तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। CM धामी की मौजूदगी में इस तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन होना है। वहीं इस कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहेंगे। अन्य कई विधायकों सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का समय सुबह 10:15 बजे का रखा गया है। अमृत महोत्सव के तहत लगातार हर जगह तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राजधानी देहरादून में स्थित IT पार्क चौक पर भी तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इस तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन होना है। वहीं इस कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के अन्य कई विधायकों सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का समय सुबह 10:15 बजे का रखा गया है। देहरादून में स्थित IT पार्क चौक पर तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। CM धामी की मौजूदगी में इस तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहेंगे। वहीं अन्य कई विधायकों सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर जगह तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज देहरादून के IT पार्क चौक पर भी तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाना है। और हमारे संवाददाता यशराज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, जैसा कि आपने पहले जानकारी भी दी, जितना हम समझ पाए कि तिरंगा सम्मान यात्रा आज निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से, खुद CM धामी इसमें मौजूद रहेंगे। क्या विपक्ष के किसी नेता के इसमें शामिल होने की यहाँ संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि तिरंगा सम्मान यात्रा है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि विपक्ष के कोई भी नेता इसमें सम्मिलित नहीं रहेंगे। विपक्ष ने पहले ही कहते हैं कि तिरंगा सम्मान यात्रा जो है यह यात्रा कांग्रेस के तर्ज पर चलाई, मतलब कांग्रेस पहले तिरंगा यात्रा निकालती, अब भाजपा उन्हीं की देखा देखी कर रही है। साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज इसमें कोई भी सम्मिलित कांग्रेस से कोई भी नेता सम्मिलित नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 9 अगस्त जो है वो 9 अगस्त 2022 ये क्रांति दिवस के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा जी के आह्वान पर मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अध्यक्ष करण मेहरा जन रुद्रप्रयाग में इस पद यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसीलिए कांग्रेस के कोई भी नेता इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि यह बार बार आरोप ये लगाते हैं कि भाजपा उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। इस कारण से कोई भी कांग्रेस से नेता और विधायक इसमें शामिल नहीं होंगे। जी पल्लवी, बिल्कुल। और आज से कांग्रेस की भी तो यात्रा शुरू होने वाली है, देश बचाओ यात्रा वो शुरू कर रहे थे, तो क्या किसी तरह का कोई कार्यक्रम है आज उनका इस यात्रा के तहत? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में जनपद रुद्रप्रयाग में इस पद यात्रा का शुभारंभ भी किया जाएगा। और उसके बाद करण महारा और विधायक राजेंद्र भंडारी चमोली में गोचर के कमेड़ा से करण प्रयाग तक पद यात्रा में भी प्रतिभाग करेंगे। और यदि बात की जाए कांग्रेस कमेटी हल्द्वानी में, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य स्वराज आश्रम से यात्रा का शुभारंभ करेंगे और लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा को तय करेंगे। यदि बात की जाए हरिद्वार ग्रामीण की, तो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक अनुपमा रावत के साथ संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। और विधानसभा क्षेत्र धारचूला की यदि आप बात की जाए, तो वहाँ से भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और इसी तरीके से कांग्रेस बाद अपनी पद यात्रा तिरंगा यात्रा की शुरुआत भी आज करने वाली है। जी पल्लवी, बिल्कुल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अभी उत्तराखंड में और कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं?
बिल्कुल, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 7:15 बजे गांधी पार्क में एक पद यात्रा था, एक शोभा यात्रा जिसको कहा जाए, जिसमें हजारों तादाद में स्कूली बच्चे शामिल हुए थे, सम्मिलित हुए थे। और उसके बाद वहां पर कई टीचर्स भी स्कूली बच्चों के साथ शामिल हुए थे। सभी बच्चे अपने हाथ में तिरंगा या झंडा लिए हुए थे, गालों पर तिरंगा लगाए हुए थे गालों पर, और साथ ही साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क से पद यात्रा शुरू करते हुए घंटाघर होते हुए कांग्रेस कार्यालय राजपूत रोड होते हुए फिर वापस चले गए। वहां से दूसरा कार्यक्रम अभी मुख्यमंत्री का तप्तेश्वर महादेव मंदिर, चूंकि आज तप्तेश्वर महादेव मंदिर का भी शोभा यात्रा निकलेगा, तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे तप्तेश्वर शोभा यात्रा में। उसमें ये सहारनपुर रोड में वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करें। उसके बाद आईटी पार्क में मुख्यमंत्री तिरंगा शोभा यात्रा 10:15 बजे यह कार्यक्रम रखी गई है। आईटी पार्क में मुख्यमंत्री तिरंगा शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। इस तरीके से यह मुख्यमंत्री का आज का शेड्यूल रहेगा कि मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा पर आज पार्टिसिपेट भाग करने वाले हैं। और यदि बात की जाए तिरंगा यात्रा की, तो इसमें तमाम जितने भी लोग हैं सबको बुलाया जाता है, लोग आए, लोग पार्टिसिपेट करें। और देश में जब भी बात की गई तो देश में अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए यह आयोजित किया जा रहा है। और यदि बात की जाए उसके बाद दूसरी कि 6 बजे भी मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है, वो अहम गर्ल्स स्कूल ऑडिटोरियम होगा वह कार्यक्रम। तो तिरंगा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री जो 13 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है, इसमें शिरकत वो करेंगे। और तमाम पूरे उत्तराखंड में करीब 12 लाख घरों में तिरंगा यात्रा और 2.5 लाख घरों में उत्तराखंड देहरादून में तिरंगा फहराने की बात की जा रही है। जी कल चलिए, शुक्रिया यशराज, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।